In this video, I will teach you second law of motion. Second law of motion. In the last video, we have already read about Newton's first law of motion. Second law of motion. Suppose that F is directly proportional है dp upon dt के. F क्या है? अप्लाइड फोर्स, और dp upon dt क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. तो डेफिनेशन को इसी फार्मूले से हम बना देते हैं. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है किसी बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ लाइट के. ठीक है, अगेन मैं इसे रिपीट करता हूँ. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं dp अपॉन dt, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, या dp अपॉन t भी लिखा होता है कुछ बुक्स में. ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? इससे हमें फोर्स का, ये कैलकुलेशन ऑफ फोर्स के बारे में हमें एक डेरिवेशन देगा, फार्मूला देगा. तो जो हम F इक्वल एम लाते हैं, ये फार्मूला. ठीक है, अब कैसे आएगा इसे देखते हैं. ठीक है, सपोज दैट वी हैव ए बॉडी. ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. अब हम इससे अप्लाइड लगा रहे हैं एक फोर्स, और कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं इस पर. ठीक है, फोर्स इस पर अप्लाई किया. स्टार्टिंग में ये रेस्ट में था, तो t टाइम क्या था? 0. और इसकी फोर्स लगाने के बाद जो इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल b हो गई b. इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u. जब हमने फोर्स नहीं लगाया था, फोर्स अप्लाइड करने के बाद ये ऑब्जेक्ट मोशन में आया, और इसका मास तो वही रहेगा. टाइम t के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई b. ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या है? इनिशियल मोमेंटम सपोज कहते हैं p1 है, तो p1 इक्वल m1 b1 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है ऑलरेडी p इक्वल mb, पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में. तो फाइनल मोमेंटम p2 इक्वल m2 v2. ठीक है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? दोनों मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dp या डेल्टा p अपॉन डेल्टा t. ठीक है, इक्वल ये क्या हो जाएगा? p2 माइनस p1 अपॉन t माइनस 0. ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा, p2 की जगह वैल्यू लगा देंगे m2 v2 माइनस p1 की वैल्यू क्या है? m1 b1, ये हो गया अपॉन t. फिर मास तो दोनों बॉडी का क्या है? सिमिलर है, m1 इक्वल m2 इक्वल m. तो इक्वल m, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ हम वैल्यू लगा देंगे m की, तो क्या हो जाएगा? mb2 माइनस mb1 अपॉन t. ठीक है, तो m कॉमन हो गया दोनों में से, तो ये b2 माइनस b1 अपॉन t लिख लिया. ठीक है, वाई द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट. ठीक है, अब हमने सपोज किया जो b2 माइनस b1 है, b2 क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी है, उसे हम b कह देंगे. b1 क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी है, उसे हम u ले लेंगे. तो f प्रोपोर्शनल होगा m b माइनस u अपॉन t. यही तो हमारा सेकेंड लॉ कहता है कि जो अनबैलेंस अप्लाइड फोर्स है, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. और अप्लाइड फोर्स कौन सा? अनबैलेंस फोर्स है ये. तो यहाँ से हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, F इक्वल k m b माइनस u अपॉन t. ठीक है, अब एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल b माइनस u अपॉन t, यानी चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है वही हमारा क्या है? एक्सीलरेशन है. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. इट इज डिनोटेड बाय a.
तो ये देखें आप यहाँ से b माइनस यू अपॉन टी, ये क्या हो गया हमारे पास, ये पूरी वैल्यू हो गई a, तो f इक्वल क्या आ गया के एम ए, ठीक है, के एम। अब के क्या है, कोई हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, इसे चाहे हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, ठीक है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कह सकते हैं। और लेट सपोज करो के इक्वल कह दें 1, ठीक है, के इक्वल कह दें 1, तो यहाँ से f इक्वल क्या आ जाएगा एम ए, और यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला आता है निकल के F इक्वल एम ए। यहाँ से हम क्या है, वो अनबैलेंस फोर्स है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं F इक्वल एम ए। एम क्या है, मास, ए है एसिलरेशन, F है फोर्स। तो F डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एसिलरेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास के, ठीक है। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं बिटवीन F एंड A, मतलब फोर्स और एसिलरेशन के बीच को अगर बीच में हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो मास कांस्टेंट लिया है हमने। मास जब कांस्टेंट लोगे तो एक हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब क्या, यहाँ से अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो एसिलरेशन भी उसी रेशियो में इंक्रीज होगा जब क्या है, मास कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये कैसा मिलेगा हमें इसका ग्राफ, बिटवीन F एंड A के बीच में स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही यहाँ देखें आप, F और मास के बीच इस बार हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे और एसिलरेशन हमने क्या लिया है, कांस्टेंट। ये ग्राफ भी हमें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्यों, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, M के, जितना ही F बढ़ेगा उतना ही मास, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज होगा। अब यूनिट देखते हैं, फोर्स की यूनिट क्या है। तो फोर्स की यूनिट के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं F इक्वल एम ए। अब फोर्स के लिए यही फार्मूला यहाँ लर्न रखेंगे। तो F फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, और फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं F इक्वल एम ए इक्वल, तो M क्या है, M को हम किस में मेज़र करते हैं, kg में, A एसिलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स। तो 1 kg मीटर सेकंड, इसे इन्वर्स में लिख देंगे -2, किसके इक्विवेलेंट है, 1 न्यूटन के, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, ए फील्डर व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। जो फील्डर होते हैं क्रिकेट के बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को थोड़ा पीछे यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। क्यों, इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उनके हाथ पर क्या है, फोर्स कम लगे, ठीक है। क्योंकि बॉल का क्या है, जैसे F डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो प्लेयर जो होता है बॉल को पीछे ले जाता है। पीछे ले जाने के बाद क्या होता है, जो टाइम होता है, ठीक है, वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। टाइम के इंक्रीज होने से क्रिकेट प्लेयर के हैंड पर फोर्स कम लगता है, मींस उस पर चोट नहीं लगती, ठीक है। बुक्स में लिखा हुआ है, ए लार्ज फोर्स इज टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच दैट मे हर्ट द palm ऑफ द फील्डर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन।